क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, नाम से ही सीधे सीधे पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा एंड कुछ पार्ट फिजिक्स के होंगे। ठीक, तो इसको अगर हम बहुत ईजी सी लैंग्वेज में समझें तो जस्ट सपोज कर लो कि ये एक सेल है। ठीक, ऑब्वियसली सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग और क्या कहते हैं? न्यूरोनल मेम्ब्रेन। ठीक, न्यूरोनल मेम्ब्रेन कह दिए। उसके बाद जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, इनमें कुछ आयंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं, कुछ आयंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब जो आयंस यहाँ प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस। क्यों एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस? क्योंकि सेल के बाहर है। जो यहाँ प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर आयंस, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अब एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस और इंट्रा सेलुलर आयन में प्रेजेंट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस होते हैं वो सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में होते हैं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में होते हैं, और जो सेल के अंदर होता है इंट्रा सेलुलर आयन वो निगेटिव चार्ज में होता है। ठीक, निगेटिव चार्ज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है वो यहाँ पे हमारा है सोडियम आयन। ठीक, मतलब सेल के बाहर हमारा सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। इंट्रा सेलुलर आयन जो होता है वो होता है हमारा पोटेशियम, मतलब सेल के अंदर हमारा पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इस पंप का काम क्या होता है? जस्ट सपोज कि ये एक पंप है। ठीक, इधर हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इधर हमारा सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हमारा सारा सोडियम प्रेजेंट है, बहुत ढेर सारा। ठीक, और यहाँ हमारा पोटेशियम प्रेजेंट है। अब अगर इन दोनों को अंदर बाहर जाना है तो जो ये पोटेशियम होता है ये तो बाहर जा सकता है सेल से, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है पोटेशियम के लिए फॉर पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल। ठीक, परमिएबल का मतलब क्या होता है कि उसमें से सोडियम आयन बाहर जा सकता है। ठीक, लेकिन जो सोडियम आयन होता है वो अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम आयन के लिए इम्पर्मिएबल होती है। ठीक, तो जब हमारा आयन एक्सचेंज होता है, पोटेशियम इधर जाता है और सोडियम अंदर आता है। ठीक, तो पोटेशियम तो चलो मान लो सेल मेम्ब्रेन से चला गया बाहर, सोडियम नहीं जा सकता, तो फिर क्या होगा? पोटेशियम भी बाहर चला जाएगा, सोडियम भी बाहर चला जाएगा, तो सेल के अंदर क्या बचा? कुछ नहीं। तो ये होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ये मेंटेन करता है जो भी डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में। मान लो यहाँ पे x डिफरेंस है और यहाँ पे y है। ठीक, कंसंट्रेशन इन दोनों की, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको मेंटेन करने के लिए हम इस पंप को लगाते हैं। ठीक, ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था तुम्हारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का। ठीक, अब ये भी जान लो कि ये जो अंदर बाहर होता है या फिर इनवर्ट आउटवर्ड मूवमेंट होता है आयंस का, वो क्यों होता है? एक नॉर्मल कंडीशन लेते हैं, केस 1। ठीक, नॉर्मल कंडीशन। ठीक, नॉर्मल इसको कह सकते हैं या फिर रेस्टिंग कंडीशन कह सकते हैं। ठीक, रेस्टिंग स्टेज। इस कंडीशन में क्या है कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो सिंपली रेस्ट पे है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन या फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस केस में आपका नो इम्पल्स ट्रांसमिशन है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा? अभी मैंने बताया सोडियम सारा बाहर रहेगा। ठीक, और पोटेशियम अंदर रहेगा। ठीक, अब आपने फिजिक्स में पढ़ा है रेस्टिंग स्टेट से कोई भी चीज होती है वो एक्साइटेड स्टेट में जाती है। ठीक, एक्साइटेड स्टेज में जाती है। ठीक, क्यों जाती है?
तो यहाँ पे आएगा हमारा केस 2। केस 2 में क्या हुआ, वी गेट स्टिमुलस, ठीक। अब वो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, ठीक, जैसे आपका प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या फिर आपको कहीं चोट लगी, ठीक, मतलब किसी भी तरह का स्टिमुलस हो, आपने स्टिमुलस मिला, ठीक। इस पूरे प्रोसेस को, ये जो स्टिमुलस मिलता है, इसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, ठीक। अब जब ये स्टिमुलस मिला तो क्या हुआ, आपका जो न्यूरॉन है उसने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्टेड बाय न्यूरॉन, ठीक। अब न्यूरॉन का क्या करेगा, जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको ये कन्वर्ट कर देगा एक्शन पोटेंशियल में, ठीक। एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। अब जहां ये रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, आपका सोडियम इनसाइड मूवमेंट करने लगेगा और पोटेशियम आउटवर्ड मूवमेंट करने लगेगा। यही होता है पूरा आपके एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी खत्म। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि अगर हमें डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है एग्जाम में कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक, तो हमें थ्योरी तो चाहिए। तो थ्योरी के लिए हम एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स और टिश्यू इन द नर्वस सिस्टम। बहुत इजी सा डेफिनेशन है, ठीक। अब एक और चीज देख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। हर एक चीज किसी ना किसी सिद्धांत पे काम करती है ना, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी किस सिद्धांत पे काम करती है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल यही होता है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज चेंज और करंट चेंज across सिंगल आयन चैनल, ठीक। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी और फिजिक्स सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का। अब आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, वो है कि द ब्रेन रिकॉर्डिंग फ्रॉम electroencephalogram is also considered as electrophysiological recording। एक पॉइंट और है कि जो आपके आयंस होते हैं, आयंस प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन follows law of diffusion। अब लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? लॉ ऑफ डिफ्यूजन सिंपली यही है कि कोई भी चीज है, ठीक, एनी आयन मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सोडियम का अमाउंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, तो ये किस तरफ मूव करेगा? जहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब अंदर की तरफ, ठीक। सेम गोज विथ पोटेशियम,
पोटेशियम का जो इनसाइड कंसंट्रेशन होता है या फिर इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो कहाँ मूव करेगा? आउटवर्ड। ठीक। और इन केस ऑफ resting state, the resting potential is -70 मिलीवोल्ट। जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी यूनिट इज मिलीवोल्ट। ठीक। बस यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्शन पोटेंशियल, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज hit the like button, subscribe the channel, and don't forget to turn on the notification bell so that you can get notified with the video. And yeah, don't forget to share the video. Make pharmacy easy for everyone. Thank you so much.